हेलो मैजिकल माइंड्स। चलिए आज आई लेटर से स्टार्ट होने वाले टर्म्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आईएएस। आईएएस का मतलब हमारे कॉमर्स फील्ड में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होता है। खैर आईएएस का मतलब आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ कॉमर्स फील्ड में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मतलब होता है। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में यूएस गैप की बात की थी, इंड एएस की बात की थी, तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। और जो इतने भी सारे देश हैं उनसे बोला जाता है कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम जो है फॉलो करना है, तो उनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बोलते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि कई देशों को लोन देता है या उनको कभी भी फंड की ज़रूरत होती है, तो इसको हम आईएमएफ बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ जो है हेल्प करने के लिए बनाया गया है। कई देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं। इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बार बार इनकम स्टेटमेंट या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं उसकी बात कर रहे थे। हर एक कंपनी का एक इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। उसमें जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। जनरली ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाएगा, जो कि जनरली साल भर होता है, या कंपनीज में क्वार्टरली भी बनाया जाता है, या फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर टैक्स की हम बात करें तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना जो है मस्ट होता है। अब हम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स हमारे इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट हर जो गवर्नमेंट है हर एक इंडिविजुअल या बिजनेस से जो टैक्स चार्ज करती है उसके इनकम पे, उसको हम इनकम टैक्स जो है बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है, जबकि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिफ्थ टर्म इंडैमनिटी। इंडैमनिटी के बारे में डियर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे। इंडैमनिटी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, जिसमें आप ये कह लीजिए अगर एक पर्सन को आपने एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर दूसरे पर्सन को कोई भी लॉस हुआ तो वो जो फर्स्ट पर्सन है उस लॉस को जो है भरेगा, उसकी भरपाई करेगा, तो इसको हम इंडैमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। राइट, देखा जाए तो इंश्योरेंस जो है वो इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक टाइप है, तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डियर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडेंट। इंडेंट उस ऑर्डर को कहते हैं जो एक पर्सन अपने एजेंट को देखता है कि ये स्पेसिफिक गुड्स जो है उसको बाई करना है, या उसके ऊपर छोड़ देता है कि गुड्स का टाइप जो है वो सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकता है, तो वहाँ पे इंडेंट टर्म जो है यूज होता है। राइट, नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं इंडेंचर। इंडेंचर एक राइटिंग डीड होती है जो किसी डेट के रिगार्डिंग हो सकती है या किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकती है। उस डेट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस प्रॉपर्टी के पास से रिलेटेड चीज़ें जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई हैं, वो पर्सन अपने फेवर में डालता है, अपने दूसरे पर्सन की उसमें आप ये कह लीजिए राय नहीं ली जाती है, तो उसको इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट हम जो है बोलते हैं। नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन। जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो कहा जाता है इन्फ्लेशन आ गया है, यानी कि जो आपके हाथ में नोट है, मनी है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। पहले उस एक नोट से ज़्यादा सामान खरीदा जा सकता था, लेकिन महंगाई बढ़ने पे उस नोट से अब कम सामान जो है खरीदा जा सकता है, कम सामान खरीदा जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि मनी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। वहाँ पे हम इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम टर्म देख रहे हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब होता है रोक का ऑर्डर लेना, कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर यानी कि रोक का ऑर्डर लेना। तो जब आप इंजेक्शन ऑर्डर लेते हैं तो आप किसी पर्सन को कोई एक्शन लेने से या किसी काम को करने से रोकते हैं। सपोज हमने गारंटी के बारे में पढ़ा था, तो एक गारंटर ने एक डेटर की गारंटी दे रखी है। राइट, अब गारंटर को लग रहा है कि डेटर जो है वो भागने वाला है, अपना प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर जो है भागने वाला है, और ऑब्वियस सी बात है डेटर ने अगर लोन का पेमेंट नहीं किया तो गारंटर को लोन का पेमेंट करना
करना पड़ेगा। तो डेटर इस केस में इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट से ला सकता है कि डेटर्स अपने जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको ना बेच पाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट जो है इंजेक्शन का ऑर्डर देती है। राइट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग हम जब सिक्योरिटी लॉ पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे ये टर्म आता है। इनसाइडर ट्रेडिंग उस चीज़ को कहते हैं जब कोई भी आप कह लीजिए जो शेयर मार्केट है वहाँ पे अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठाता है। अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में पब्लिक को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी हाई पोजीशन या जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है उसके कारण उसको पता है कि मार्केट में उछाल आने वाला है, मार्केट इस शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, और इस चीज़ के इस नॉलेज के चलते वो अपने लिए उस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहता है। अपने किसी फ्रेंड से बोलता है कि बल्क में शेयर बाय कर ले और जब प्राइस बढ़ेगा तो जो है शेयर बेच देंगे। तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ को हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। आपको मालूम है शेयर मार्केट पे सेबी का पूरा कंट्रोल रहता है, तो सेबी वॉच डॉग की तरह काम करती है कि कोई तो ऐसा तो नहीं है कोई जो मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हो, यानी कि अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन उसके पास है और उसका वो बेनिफिट उठा रहा हो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। तो इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अगर कोई भी अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन का अपनी की पोजीशन के कारण अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर कोई काम करता है। नेक्स्ट टर्म है इंसॉल्वेंसी। अभी हमने एक लास्ट टाइम बी लेटर में टर्म पढ़ा था बैंक्रप्सी। तो वहाँ पे हमने देखा था अगर कोई भी पर्सन की जो टोटल एसेट है उसके जो लोन है लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहती हैं तो वो पर्सन जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस कंपनी या पर्सन के इंसॉल्वेंसी जो है कोर्ट द्वारा अनाउंस कर दी जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी डियर बताया हुआ है कि अगर कोई एक प्लेन पेपर है उस पर जब हम कुछ लिख देते हैं तो डॉक्यूमेंट बन जाता है, और उस पर अगर जब साइन कर देते हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और सिक्योरिटी के लिए उस पर स्टैंप लगवा सकते हैं, स्टैंप पेपर हो सकता है, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जैसे हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज या हम बात करें चेक, ये सब इंस्ट्रूमेंट के जो हैं वो टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टी होती है, एक पार्टी अपना रिस्क दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर रही है। सपोज दो पार्टी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, राइट। तो अगर ये इंश्योरेंस कंपनी है तो ये जिस भी पर्सन का इंश्योरेंस कर रही है वो इंश्योर्ड कहलाएगा। ये पर्सन अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है। इस रिस्क को झेलने के बदले वो पर्सन इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को करता है। जैसे कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप एक प्रीमियम का पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे, और अगर को आपकी फ्यूचर में कभी भी अगर होता है कि कुछ अनवांटेड किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो हॉस्पिटल का जो सारा खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उठाती है। तो जिसका इंश्योरेंस करवाया जाता है उसको इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं, जो इंश्योरेंस कर रहा है वो इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी जो है कहलाती है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा, रिस्क परसेप्शन पे इंश्योरेंस का प्रीमियम डिपेंड करता है। जैसे ज़्यादा एज वाले लोगों का अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए तो वहाँ प्रीमियम ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी हेल्थ को रिस्क ज़्यादा होता है, राइट। इसके बाद अब टर्म आ रहा है आपका इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जो ऐसी एसेट जो दिखती नहीं है, जैसे कि हमने बात की थी गुडविल, या हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट टर्म आपको दिख रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे अगर किसी पेटेंट लिया गया, कॉपीराइट लिया गया, ट्रेडमार्क लिया गया। पेटेंट क्या होता है डियर, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना की जो भी मेडिसिन जो भी कंट्री तैयार करता है उसके मेडिसिन का कंपोजिशन का वो पेटेंट ले सकता है, यानी कि उस मेडिसिन उस दवा का जो भी कंपोजिशन है वो उसने खोजा है, तो उस दवा का फ्यूचर में जो भी प्रोडक्शन राइट है वो उसी को है, और वो अपने पेटेंट को सेल करना चाहे तो कर सकता है। तो ये राइट सुरक्षित करवाना कि उसके अलावा उस कंपोजिशन पे कोई अन्य जो है वो क्लेम ना करे। तो जो भी इन्वेंशंस होते हैं, जो भी खोज होती
होती है उसके लिए पेटेंट लिया जाता है। ऐसे ही अगर कोई बुक वगैरह लिखी जाती है, कोई डिज़ाइन होती है तो उसका कॉपीराइट लिया जा सकता है, राइट। तो या कोई अगर ट्रेडमार्क होता है, कोई ब्रांड नेम होता है तो उसका ट्रेडमार्क लिया जाता है। तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट, जो कि इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती है और इनको बेचा भी जा सकता है, इनकी सेलेबल वैल्यू भी जो है होती है, राइट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात करें, अभी हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात कर चुके हैं। तो जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फंड बोरो करता है यानी कि उधारी लेता है, तो वो जो बोरो करने वाला व्यक्ति है वो लोन देने वाले को, उधारी देने वाले को कुछ अमाउंट पे करता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के डिफरेंस पे ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। जो मेन लोन का अमाउंट होता है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, राइट। और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है होता है। जिस भी परसेंटेज से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, जैसे 10% हो गया, 12% हो गया, वो परसेंटेज का जो रेट है वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। ये फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी फिक्स्ड इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है। अब यहाँ पे बात करें इंटरनेट बैंकिंग। डियर, आज की डेट में अगर आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो आप इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज बैंक से ले सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर के थ्रू अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसको ई बैंकिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं। अगर ये फैसिलिटी आप मोबाइल पे ले रहे हैं तो इसका एम बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग भी बोलते हैं। तो इंटरनेट की हेल्प से अगर आप अपना बैंक अकाउंट डील कर रहे हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको बैंक से लेनी होती है। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। जो भी आपके पास माल पड़ा हुआ है, साल के अंत में जो भी आपके पास सामान पड़ा है, मे बी आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो रॉ मटेरियल पड़ा हो, कुछ ऐसा सामान हो जिस पे कुछ काम हो चुका है और कुछ काम होना बचा है यानी वर्क इन प्रोग्रेस WIP पड़ा हो, कुछ बना बनाया सामान पड़ा हो जैसे फिनिश गुड्स, जैसे आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो आपके पास जो कपड़े का थान पड़ा है वो आपका रॉ मटेरियल कहलाएगा। कुछ ऐसी शर्ट है जिनमें कुछ काम हो चुका है, स्टिचिंग हो चुकी है, बटन लगना बचा है या पैकेजिंग होना बचा है, उसको हम WIP कहेंगे। और जो शर्ट एकदम बन के रेडी है उनका स्टॉक जो बचा है वो फिनिश गुड्स का स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनवॉइस। इनवॉइस मतलब होता है बिल। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को बिल भेजता है या आप कह लीजिए सेलर जो है बायर को जो है वो बिल भेजता है। तो इनवॉइस में सारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, कौन सा गुड्स लिया है, पर पीस प्राइस क्या है, सारे पीसेस को मिलाकर प्राइस क्या है, टोटल टैक्स उस अमाउंट पे कितना गिवन है, फ्रेट का कितना चार्ज किया गया, पूरा जो एक डॉक्यूमेंट रहता है उसको हम इनवॉइस कहते हैं। उस बिल या नॉर्मल लैंग्वेज में हम बिल भी बोलते हैं, राइट। तो ये आपको एक आइडिया लग गया। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं IRDA। IRDA मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारी इंश्योरेंस कंपनी पे IRDA जो है वो रेगुलेट करता है। जितनी भी इंश्योरेंस, जैसे बैंक्स पे RBI रेगुलेट करता है वैसे ही सारी इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करता है। तो आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आई होप आपको आई लेटर से जितने भी टर्म्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू डियर।